तो आज हम लोग समानांतर श्रेणियां पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ पैटर्न देख लेते हैं। समानांतर श्रेणियां किसको बोलेंगे हम लोग, जैसे कि मान लो कोई नंबर है, मान लो लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 2, फिर है 3, फिर है 4, 5, 6, इस तरह का नंबर है मान लो, ठीक है। एक और हम ले रहे हैं, मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक और हम लोग मान लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। और आगे यदि हम बात करते हैं तो मान लो 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह करके चलते जाते हैं आगे, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे तुम गौर करो तो सेम नंबर यहाँ पे कितना वैल्यू बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमको कितना ऐड करना पड़ रहा है, +1। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ रहा है, 1। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए +1, फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए +1, फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए +1। मतलब हर बार कितना नंबर ऐड हो रहा है, +1 नंबर ऐड हो रहा है। इस केस में यदि हम गौर करें तो हर बार कितना नंबर ऐड हो रहा है, हर बार 2 ऐड हो रहा है, 2 2 2 करके हर बार ऐड हो रहा है कि नहीं ऐड हो रहा है। यहाँ पे हर बार करके कितना नंबर ऐड हो रहा है, 5। यहाँ पे हर बार करके कितना नंबर ऐड हो रहा है, यहाँ से गए तो 1, यहाँ से गए तो 1, इस तरह करके नंबर हर बार ऐड हो रहा है यदि हम बात करें, ठीक। तो जरूर देखो यहाँ पे हम सारा एग्जांपल ऐड वाला ले लिए हैं। तो हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि यदि किसी भी टर्म में, जैसे सबसे पहले टर्म मतलब ये जो सबसे पहले लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं पहला पद या फिर फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, पहला पद या फिर फर्स्ट टर्म। अब जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टर्म हमेशा 1 होगा। पहला पद इस केस में 1 था, जैसे इस केस में पहला पद जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। इस केस में पहला पद क्या होगा, 5 होगा। इस केस में पहला पद 3 होगा। इस केस में पहला पद 3 होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि कोई फिक्स्ड नंबर किसी टर्म में ऐड होते हुए आगे बढ़ रहा है वो सीक्वेंस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यदि कोई प्रोग्रेशन मतलब कोई श्रेणियां यदि दिया हुआ है हम लोग के पास जिसमें एक फिक्स्ड नंबर हर बार या तो बढ़ रहा है, जैसे घटने वाला भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। मान लो 1 लिखा हुआ, फिर 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3, इस तरह करके यदि जा रहा है तो इसमें क्या होगा, देखो पहले 1 है, फिर 0 हो गया, फिर -1 हो गया। मतलब हर बार कितना कम हो रहा है, -1 कम हो रहा है। तो -1 कम हो रहा है तो वो भी समानांतर श्रेणी नहीं होगा। मतलब एक फिक्स नंबर या तो ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, उस किसमें आने वाला है, समानांतर श्रेणियां में आने वाला है, ठीक है। एक फिक्स नंबर ऐड होना चाहिए या फिर फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। फिक्स नंबर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। बढ़े या घटे वो कितना आएगा, समानांतर श्रेणियां में। अब यहाँ पे ध्यान देना, जिसमें हम लोग को सबसे लास्ट टर्म पता नहीं होगा, मतलब अंतिम पद हमको पता नहीं होगा। जैसे कि इसमें देखो पहला पद पता है, दूसरा पद पता है, तीसरा, मतलब इसमें भी पता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इसमें भी हम लोग को पता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ये ध्यान रखना कि हमेशा फर्स्ट टर्म मतलब 1 नहीं होता है, सेकंड टर्म मतलब 2 नहीं होता है। जो दूसरा नंबर पर होगा उसको बोलेंगे सेकंड टर्म, जो दूसरा नंबर पे होगा उसको सेकंड टर्म बोलेंगे। इसमें हमको अंतिम पद, जितना भी हम एग्जांपल लिए हैं, इसमें किसी में भी हमको अंतिम पद पता नहीं है। अंतिम पद जिसमें हमको नहीं पता रहता है, मतलब इसमें अंतिम पद बहुत दूर तक जा सकते हैं हम लोग, मतलब अनंत तक जा सकते हैं। कहां तक जा सकते हैं, अनंत तक। ये सब को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। एपी तो है जरूर, यानी ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी। क्या बोलेंगे सबको, जितना भी एग्जांपल लिए हम लोग ये सब किस में आ जाएगा, इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं अपरिमित। मतलब कहां तक जा रहा है हमको नहीं पता है, अपरिमित। और एक समानांतर श्रेणियां को हम शॉर्ट में एपी ही लिखते रहे, ध्यान में रखना। अपरिमित एपी का मतलब वही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समानांतर श्रेणियां। समझ में आया, एपी किसको बोलेंगे, एपी किसको बोलेंगे, कोई एक फिक्स नंबर यदि किसी में ऐड हो रहा हो या फिर घट रहा हो,
उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणियां बोलेंगे। पहचानने का ये लक्षण है, सबसे पहला लक्षण जो है कि हम लोग इस तरह से पहचान सकते हैं। और जिसमें हमको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ खत्म हो रहा है, उस तरह के एपी को हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरिमित एपी, इनफाइनाइट एपी। इसके बाद हम लोग फाइनाइट में क्या होगा? फाइनाइट में क्या होगा कि नंबर फिक्स हो जाएगा। पहले इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो फाइनाइट एपी का एग्जांपल हम देखिए, हम लोग कुछ फाइनाइट एपी का एग्जांपल देखते हैं। फाइनाइट मतलब क्या होगा? जिसमें अंतिम पद मतलब जो लास्ट टर्म होगा वो हम लोग को पता होगा। मतलब लास्ट टर्म हम लोग को पता होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक नंबर है 4, 4 के बाद लिखा हुआ मान लो 7, 7 के बाद लिखा हुआ मान लो 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद 22। इसमें तुम गौर करो तो हर बार कितना नंबर ऐड हो रहा है? +3 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे यहाँ जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ा हमको? +3, फिर यहाँ पे यहाँ जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ा? +3, यहाँ से यहाँ फिर गए तो +3। मतलब हर बार कितना नंबर ऐड हो रहा है? +3 नंबर ऐड हो रहा है। मतलब 3 नंबर ऐड हो रहा है कि नहीं ऐड हो रहा है? तब 3 ऐड कर रहे हैं तो हमको पहला टर्म मतलब अगला टर्म मिल जा रहा है हम लोग को। 3 ऐड करने पे अगला टर्म हम लोग को मिल जा रहा है। यहाँ पे जो 22 है सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में है। मतलब हमको अंतिम पद पता है इसमें, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंतिम पद। पिछला जितना भी एग्जांपल किया उसमें हम लोग को अंतिम पद नहीं पता था। इस केस में हम लोग को अंतिम पद क्या है? पता है। इसको हम लोग क्या बोले? लास्ट टर्म। ये वाला जो था वो मेरा क्या था? फर्स्ट टर्म था। क्या था? फर्स्ट टर्म, पहला पद। जितना नंबर पर होगा उतना टर्म हो जाएगा। जैसे दूसरा नंबर पर 7 है तो इसको क्या बोलेंगे? सेकंड टर्म, मतलब दूसरा पद। तीसरा नंबर पे 10 है तो इसको क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म, तीसरा पद। चौथा टर्म मतलब फोर्थ टर्म या फिर चौथा पद। पांचवा पद, छठवां पद और ये कितना है? सातवां पद। इसमें टोटल कितना पद है? 7 पद। हम गिन पा रहे हैं। अंतिम पद हमको पता है। मतलब ये किसमें आ जाएगा? फाइनाइट एपी में आ जाएगा। परिमित एपी, जिसमें हमको पता है कि खत्म हो जा रहा है। ये एग्जांपल देखिए कि सेम नंबर हर बार क्या होता था? ऐड होता था। अब हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें सेम नंबर क्या हो? सब्ट्रैक्ट होता है। मान लो 15 है पहले, 15 के बाद हो गया 12, 12 के बाद हो गया 9, 9 के बाद 6, 9 के बाद क्या होना चाहिए? बता सकता है? 9 के बाद 6, क्योंकि हर बार हम कितना घटा रहे हैं? 3 घटाते हो जा रहे हैं। 6 के बाद 3, 3 के बाद 0, 0 के बाद -3 के बाद फिर -9। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि एपी में माइनस टर्म नहीं आ सकता है या फिर कुछ नहीं हो सकता है। नंबर कोई भी आ सकता है, लेकिन एक फिक्स नंबर ऐड होना चाहिए या फिर फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तुम देखो यहाँ से यहाँ गया तो कितना सब्ट्रैक्ट हुआ? -3। यहाँ से यहाँ गया तो कितना सब्ट्रैक्ट हुआ? -3। यहाँ से यहाँ गया तो कितना सब्ट्रैक्ट हुआ? -3। मतलब हर बार कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है? -3। इसमें भी देखो पहला पद हमको पता है और अंतिम पद भी हमको पता है। इस तरह का एपी को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट एपी या फिर परिमित एपी। फाइनाइट एपी या फिर इसको क्या बोलेंगे? परिमित एपी। समझ में आया? क्या बोलेंगे इसमें? परिमित एपी या फिर फाइनाइट एपी। यहाँ पे ध्यान देना, एक और एग्जांपल हम इसी में ले ले रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सेम नंबर ऐड हो रहा है या फिर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। हम एक एग्जांपल ले लिया, मान लो पहला नंबर मेरा 2 है, ठीक है? हम इसमें +0 ऐड कर रहे हैं या फिर -0, मतलब 0 ऐड कर रहे हैं या फिर 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगला टर्म क्या होगा? 2 ही होगा, फिर 2 ही होगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा। मतलब हर बार 2 आते जाएगा। तो ये भी एपी में आएगा। फाइनाइट हमको लिखना था तो हम यहाँ पे कुछ फिक्स कर देते हैं, यहीं पे खत्म कर देते हैं। फाइनाइट मतलब परिमित। 1 2 3 4 5 6 टर्म है इसमें, 6 पद हो गया। तो ये भी कैसा एपी हो गया? फाइनाइट एपी हो गया। ऐड क्या कर रहे हैं? हर बार 0 0 ऐड हो रहा है। हर बार क्या हो रहा है? 0। अब यहाँ पे एक चीज और समझना, यहाँ पे इसी को हम लोग अलग अलग नाम दे रहे हैं। इसमें हर बार क्या हो रहा है? वैल्यू क्या हो रहा है? एपी का बढ़ते जा रहा है। इसमें एपी का वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है ना। 15 के बाद 12, 9, 6, 15। इसमें क्या हो रहा है? कांस्टेंट है। ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग एपी, बढ़ता हुआ एपी। एपी बढ़ रहा है, इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग एपी।
वैल्यू जो हो रहा है धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट एपी, मतलब स्थिर है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ई भी एपी में ही आएगा, ऐसा नहीं है कि एपी में नहीं आएगा। इसको हम एपी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हम बोल सकते हैं कि तुम जीरो ऐड कर दो या फिर जीरो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये बोल तो जरूर दे रहे हैं कि इतना हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो अंतर है दोनों के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं डी। और उसको निकालते कैसे हैं? उसको निकालने का तरीका हम लोग के पास क्या है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाओ, मतलब अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटाओ, अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटाओ। जैसे सेकेंड में से फर्स्ट को घटाओ, 7 - 4 कितना होगा? 10 - 7 कितना होगा? -3। 10 - 7 10 - 7 3। इधर से इधर नहीं घटाना है, इधर से इधर घटाने में जो वैल्यू तुमको दिख रहा है वो नहीं आएगा। हमेशा डी निकालने के लिए अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटाना है। कहीं पे भी तुम चल जाओ, अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटाओ। 19 में से 16 घटेगा, 19 में से 22 नहीं घटेगा, अगला में से पिछला। सर पिछला में से अगला घटेगा। इसको आगे वाला टर्म बोलते हैं ना हम लोग। हां, ये पीछे वाला टर्म है, तो आगे में से पीछे को घटाएंगे। तो ये ध्यान रखना, हमेशा आगे में से पीछे वाला टर्म को घटा के भी डी निकलेगा। अभी हम लोग और बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। इसमें भी देखो 15 में से 12 नहीं घटाना है, इसमें 12 - 15 करना है, मतलब 12 - 15 तब आएगा -3। इसमें क्या करेंगे? इसमें बीच में से इसको घटाएंगे, 2 - 2 क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे भी 2 - 2 करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो फाइनाइट एपी क्यों बोले? क्योंकि जिसमें हमको अंतिम पद पता हो। यही डॉट 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 लिख देते तो क्या हो जाता? इनफाइनाइट एपी हो जाता। क्या हो जाता? इनफाइनाइट एपी हो जाता। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंक्रीजिंग एपी। क्या बोल रहे हैं? इंक्रीजिंग एपी। इसको क्या बोल रहे हैं? डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग एपी। इसको क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट एपी। समझ में आया? फाइनाइट एपी किसको बोलेंगे? पहला पद, अंतिम पद दिखे, लिख लो इसको। अब देखो यहाँ पे हम लोग डी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। मान लो लिखा हुआ है 3/2, फिर लिखा हुआ है 1/2, फिर लिखा हुआ -1/2, फिर लिखा हुआ तुम्हारे पास -3/2। मान लो तुमको सबसे पहले बोला कि एपी है या नहीं है, पहले पहचानना है। मान लो क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि एपी है, तो अपने से एपी नहीं मान लेना, अपने से एपी नहीं मानना है। तुमको एपी पता करना है कि एपी है या नहीं है। तो इसमें से इसको तुमको घटाना पड़ेगा डी निकालने के लिए। डी निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? इसको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा के देखना पड़ेगा। फिर सेम उसी तरह यहाँ से यहाँ घटा के तुमको देखना पड़ेगा कि एपी है या नहीं है। जितना टर्म दिया हो सब में घटा के देखना पड़ेगा। ये नहीं कि एक और दो देखे फिर छोड़ दिए। जहां तक लिखा हुआ टर्म वहां तक घटा कर देखो। हो सकता है कि 2 तक तो सेम आ रहा है लेकिन तीसरा से अलग आ रहा हो तो जहां तक दिया हो वहां से तुमको सब्ट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा। तो डी के लिए क्या बोले? कॉमन डिफरेंस जो होता है, सार्व अंतर, इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। इंग्लिश में तो बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब सब में सेम अंतर, सार्व अंतर। तो इसमें से इसको सेकंड में से फर्स्ट टर्म को घटाओ पहले। तो सेकंड टर्म को यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म को हम लोग a1 लिख देते हैं। a1 मतलब फर्स्ट टर्म, a2 मतलब सेकंड टर्म, a3 मतलब थर्ड टर्म, a4 मतलब फोर्थ फोर्थ टर्म। ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं। तो d मतलब a2 - a1। तो a2 कितना है? 1/2 माइनस कितना है? 3/2। अब घटाएंगे यदि हम बात करते हैं तो एलसीएम 2 हो जाएगा। तो 1 - 3 हो जाएगा ऊपर में, मतलब -2/2, मतलब -1। एक बार आ गया -1। अब इसमें से इसको घटा के देखते हैं। a3 में से a2 को घटा के देखते हैं। तो a3 में से a2 को घटा के यदि हम देखते हैं, a3 - a2, a3 कितना लिखा हुआ है? -1/2। उसमें से घटाना है 1/2, तो -1/2 और -1/2। यहाँ पे यदि हम देखें तो फिर से एलसीएम कितना होगा? 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। इसका मतलब जो ऊपर लिखा हुआ वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो -1 - 2, तो -2 / 2 कितना हो गया? -1। फिर अभी एक टर्म और दिख रहा है, फिर से एक बार डी निकाल के देख लेते हैं। तो डी बराबर a4 - a3। a4 कितना दिया हुआ है? -3/2। अब यहाँ ध्यान देना, माइनस यहाँ पे पहले से एक लगा हुआ है और एक मेरा फॉर्मूला में पहले से माइनस करना है हमको। a4 के लिए लिख दिए, फिर माइनस करना है, फिर a3 होना चाहिए। a3 का वैल्यू कितना है? जो तीसरा नंबर पर है उसका वैल्यू कितना है? -1/2। तो ब्रैकेट में लगा देते हैं -1/2। अब इसे क्या होगा? माइनस माइनस से क्या हो जाएगा?
प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वही एलसीएम 2 होगा। एलसीएम 2 लेने पे जोड़ने में आसानी होता है, ऊपर वाला सिंपली जोड़ दो तो हो जाएगा -3 + 1। ठीक है, तो -3 + 1 कितना आ गया? -2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? -1। तो हर केस में जो d आ रहा है वो कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। हर केस में यदि d -1 आ रहा है, इसका मतलब एपी में है। इसका मतलब एपी में है। अब एपी में है तो तुमसे पूछ सकता है पहला टर्म क्या होगा। तो पहला टर्म को हम लोग a से भी डिनोट करते हैं और a1 से भी डिनोट करते हैं। तो पहला पद कितना होगा? 3/2। पहला पद कितना हो गया? 3/2। और तुमसे कोई पूछा कि सार अंतर कितना है, तो हमको दिख रहा है सार अंतर कितना आ रहा है? -1। तो यहाँ पे हमको पहला पद दिखा 3/2, सार अंतर दिखा -1। दो चीज हो गया। इसमें और पूछ सकते हैं कि इसके आगे का 4 टर्म लिखो, मतलब इसके आगे का 4 पद लिखो, इसके आगे का 4 पद लिखो। तो यहाँ तक 4 तक दिया हुआ, A4 तक दिया हुआ। अब क्या बोलेगा? A5 बोलेगा, मान लो क्या बोलेगा? A5। हम एक बता दे रहे हैं, बाकी सब उसी तरह कर लेना है। 6 7 8 निकाल लेना है, 4 वो निकालना है। तो A5 में क्या होगा? -3/2 में से आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? -1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हर बार क्या होगा? -1 हो रहा है ना, मतलब सब्ट्रैक्ट करना मतलब एक तरह से माइनस और -1 नहीं लिख देना है। सिंपली जो -3/2 है उसमें से सिर्फ क्या करना है? -1 करना है, बस। जो आया समझ। हाँ, जो d आया उतना, जैसे +1 आया रहता तो +1 लिखते, -1 आया इस केस में तो क्या लिखेंगे हम लोग? -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, इस सब में तो एलसीएम दोनों जगह 2 2 था तो डायरेक्टली ऐड हो जा रहा था। -3/2 1 लिखेंगे तो नीचे इसका मतलब कितना है? 1 है। एलसीएम कितना आएगा? 2। एलसीएम 2 आएगा तो 2 से 2 तो कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो -3 आएगा, लेकिन यहाँ -1 नहीं आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 2 में, 2 × 1 होगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पे। मतलब जो तुम्हारा वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? -5/2। इसमें से इसको घटाने पर अगला टर्म A5 पता चलिए कितना हो गया? -5/2। अब इसके बाद फिर -1 करो, -5/2 में से फिर -1 करो तो आ जाएगा -7/2। फिर -1 करो, फिर आ जाएगा -9/2। फिर -1 करो, आ जाएगा -11/2। 4 टर्म बोला था, चारों पद निकल गया। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया था एपी है या नहीं है, ध्यान देना। तो एपी नहीं है या नहीं है उसको पता करने के लिए हमको डी निकालना पड़ा। डी मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम घटा के देखेंगे, फिर थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, जितना तक दिया हो वहां तक घटा के देख लेंगे। यदि डी सब में आ रहा है सेम, डी यदि सब में सेम आ रहा है इसका मतलब एपी में है। और यदि एपी में है तो इसका पहला टर्म तो ऐसे हम कहीं भी निकाल सकते हैं, लेकिन एपी हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि पहला टर्म क्या होगा, तो पहला टर्म 3/2 कॉमन डिफरेंस जो हमको दिखा, हर बार -1। इसके बाद अगला 4 टर्म लिखो, तो अगला 4 टर्म लिखने के लिए हर बार क्या करते हैं? -1 करते हैं। तो -3/2 में -1 करेंगे, फिर जो आएगा उसमें -1 करेंगे, फिर जो आएगा उसमें -1 करेंगे, इस तरह करके को लिख देंगे, 4 को लिख देंगे, हम लोग हो जाएगा। लिख लो जल्दी। अब देखो एपी का हम लोग जनरल टर्म लिखने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पहले एपी का जनरल टर्म लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, पहले ए लिखे हम, ठीक, एक नंबर ए लिए। ए के बाद इसमें हम एक नंबर ऐड कर दिए जिसको हम यहाँ पे डी बोल रहे हैं। जो अभी हम लोग देखे थे कॉमन डिफरेंस था, सार बनता था, उसी को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो अगला टर्म क्या होगा? ए प्लस डी, फिर डी ऐड करेंगे इसमें तो कितना होगा? ए प्लस 2d, फिर डी ऐड करेंगे तो कितना होगा? ए प्लस 3d। इस तरह करके चलते जाएगा हम लोग का, कि नहीं? अभी लास्ट टर्म हम नहीं लिखे हैं, लास्ट टर्म लिखेंगे। क्या होगा यहाँ पे ध्यान देना, ए है उसको हम A1 बोल रहे हैं, मतलब पहला टर्म था, पहला पद था तो उसको हम क्या बोल दिए? A1। इस दूसरा टर्म था तो इसको हम क्या बोल दिए? A2। ये तीसरा टर्म था तो इसको क्या बोल दिए? A3। उसका क्या है? A4। इस तरह करके चलते जा रहा है। यहाँ पे ध्यान देना कि जितना नंबर का टर्म है, मतलब जैसे फर्स्ट टर्म है तो उसमें जो यहाँ पे लिखा गया उसको ध्यान से देखना, तो लिखा हुआ A + 1 - 1 × d, मतलब पहला पद है तो पहला पद में 1 - 1 मतलब जितना है उसमें से एक कम करके डी लिखा गया है, मतलब इसमें डी है ही नहीं, सिर्फ ए है। सिर्फ क्या है? A2 के केस में क्या है? देखो A2 के केस में 2 से 1 कम होना चाहिए, तो 2 से 1 कम होना चाहिए, तो 2 से 1 कम कितना होगा? 1 होगा। तो 1d लिखा हुआ देखो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A + 2 - 1 × d। A2 के लिए। A3 में ध्यान देना,
तीसरा टर्म है, तो तीसरा में से एक कम होगा तो कितना होगा? 2 आएगा। 2 दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं? मतलब 3 में से एक कम, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ये इसके लिए है, ये इसके लिए, ध्यान देना, और ये इसके लिए है, और इधर वाला हम यहाँ पे लिख रहे हैं a4 में 4 जब लिखा होता कितना लिखा हुआ? a प्लस 3d, मतलब a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इस तरह करके चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तुम सोचो इसी तरह करके चलते रहा, और हम सबसे लास्ट टर्म लिखना चाह रहे हैं an। an मतलब nth टर्म, nवां पद। an मतलब nth टर्म मतलब nवां पद। nवां पद कितना होगा? तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि जितना नंबर का टर्म है उसमें से एक कम लिख रहा है। देखो 4 जब लिखे थे तो 4 माइनस 1 लिखे थे, 3 लिखे थे तो 3 माइनस 1 लिखे थे, 2 लिखे थे तो 2 माइनस 1 लिखे थे, 1 था तो 1 माइनस 1 लिखे थे। मतलब a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह करके आ रहा है। तो an यदि रहेगा तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? मतलब यहाँ जो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला आएगा, जनरल टर्म है पी का। जनरल मतलब सामान्य तरह से हम देख सकते हैं, कोई नंबर ऊपर नहीं लिखा हुआ है, सब इसी फॉर्मेट का होगा, सब इसी फॉर्मेट का होगा। ये हो गया a1, a2, a3, a4, इस तरह के an तक। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया हम लोग के पास, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर कितना आ गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ध्यान देना, an को सब कोई n समझ लेता है, कभी कभी इसमें गलती होता है, इसको ध्यान दे। ई यदि समझ में आ गया कि क्या क्या लिखा हुआ है तो अधिकतर सवाल मान सकते हैं कि बन जाएगा। इसमें एक और फॉर्मूला है, बस और कुछ फॉर्मूला नहीं है एपी में, सिर्फ समझना है कि क्या है और क्या नहीं है। an का मतलब n नहीं है, ध्यान रखना। an का मतलब है nth टर्म, मतलब nवां पद। इसका मतलब क्या है? nवां पद, मतलब जो nth नंबर पर है, मतलब जो nth नंबर पर है। और यदि सबसे लास्ट लिखा हुआ है इसका मतलब हम उसको क्या समझेंगे? अंतिम पद भी समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अंतिम पद हो। जैसे a3 के लिए हमको एक फॉर्मूला लिखना पड़ता है, मान लो a3 के लिए हमको वो नहीं पता है, तो a3 n की जगह कितना रखने बोल रहा है? 3, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। मतलब तुमसे यदि कोई पूछे कि a10 क्या होगा, मतलब 10th टर्म क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, तो तुरंत क्या बोल देना है? a प्लस 9d। जितना टर्म वाला पूछे उसे एक कम कर देना है। बोलेगा a15 क्या होगा, तो a प्लस 14d। a16 क्या होगा? a प्लस 15d। a20 क्या होगा? a प्लस 19d, 19d। समझ में आया? ई हो गया। यहाँ पे a जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट टर्म बोल रहे हैं। यही चीज समझना है, बाकी सब कुछ नहीं है चैप्टर में। उसके बाद इस ई जो है फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद हो गया, फर्स्ट टर्म मतलब हो गया पहला पद। n क्या है यहाँ पे? n है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मतलब कितना बार है? 1 2 3 4 5, इस तरह हम कहाँ तक गए हैं? n तक गए हैं। तो वो जो n है वो क्या है? नंबर ऑफ टर्म। मतलब मान लो हम लिख रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 से 10 तक गए, तो और 2 छोड़ कर गए, तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म कितना है? 5 ही है ना। लास्ट यहाँ पे समझना, हम जो समझाना चाह रहे हैं, जैसे मान लो हम लिखे 2 4 6 8 10। इस केस में यदि तुमसे कोई पूछता है कि इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, तो तुम कितना बोलेगा? 1 2 3 4 5। लेकिन इसमें जो अंतिम पद है वो कितना है? 10 है। अंतिम पद कितना है? 10 है। ये समझना, ये नहीं है कि पांचवा पद 5 लिखा हुआ है, या फिर a 10 बराबर 10 लिख नहीं देना है। ये a 5 में है, कितना नंबर पे है? तो यहाँ पे जो n है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या, कितना पद है वो हमको पता करना है। और ये जो d है तो पता ही हम लोग को, क्या बोलते हैं इसको? सार्व, अंतर या फिर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं अभी हम बता चुके हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या बोले थे? आगे वाला टर्म में से पीछे वाला को घटा देना है।
तो मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 a2 माइनस इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं a3 माइनस a2 भी तो लिख सकते हैं। मतलब इस तरह करके चलते जाएगा हम लोग। तुम यहाँ पे गौर करो, आगे टर्म में से पीछे टर्म को घटाना, तो इसका जनरल रूप लिखेंगे तो an से पहले क्या रहा होगा, an माइनस 1 रहा होगा, एक कम कि नहीं रहा होगा। यदि a4 है तो उसे एक कम रहता है, 3 है तो 2 है, 2 है तो 1 है, तो n है तो n से पहले क्या रहा होगा, n माइनस 1। इसका मतलब an में से an माइनस 1 को भी घटाएंगे तो भी d ही मिलेगा। तो d का जनरल फॉर्म यहाँ से ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि an में से an माइनस 1 को घटा दो, तो वहां से क्या मिल जाएगा हमको, d मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे समझना 2 4 6 8 10 जो यहाँ पे हम लिखे हैं, इसमें पहला टर्म क्या है, मतलब पहला पद क्या है, 2। पहला पद कितना है, 2। इसमें टोटल कितना पद है, 5। डी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, आगे वाला में से पीछे वाला को घटा देना, तो 4 में से 2 गया 2। तो ये समझना, इसमें n मतलब nवां पद, n बराबर n नहीं, n बराबर n नहीं, n मतलब nवां पद, a मतलब फर्स्ट टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या, और d मतलब सारवंतर कॉमन डिफरेंस। ये समझ गया तो चैप्टर में कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या बोला है कि सबसे पहले तुमको बताना है कि एपी है या नहीं है, दिया नहीं है एपी है, तुमको बताना है कि एपी है या नहीं है। और यदि एपी है तो उसका क्या क्या निकालना है, ध्यान देना। फर्स्ट टर्म निकालना है, फिर कॉमन डिफरेंस निकालना है मतलब सारवंतर निकालना है, और फिर अगला 4 टर्म लिखना है। पहले तुमको पता करना है एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो पहला टर्म लिखो, कॉमन डिफरेंस लिखो और अगला 4 टर्म। तो अगला 4 टर्म यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले हम डी निकालते हैं, तो डी निकालने के लिए a2 में से a1 को घटाते हैं, मतलब 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 कितना हो गया, -2। फिर से हम एक बार डी निकाल के देखते हैं, 3 में से 2, तो -1 कितना हो गया, -2। फिर से हम डी निकाल के देखते हैं, तो डी फिर से यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा, -3 -1, तो कितना आ रहा है, -3 + 1 कितना हो गया, -2। हर केस में डी कितना आ रहा है, -2। हर केस में डी -2 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि एपी में है, एपी में है। इस एपी में देखो डॉट 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 लिख दिया है, मतलब कहाँ तक जा रहा है हमको पता नहीं है। तो इस सब एपी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट या इनफाइनाइट, क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट बोलेंगे, ठीक है। तो एपी है, और कैसा एपी है, इनफाइनाइट एपी है। अब एपी है, इनफाइनाइट एपी हो गया। अब हमको बोला था पहला टर्म लिखना है, तो पहला टर्म मतलब जो सबसे पहले होगा, सबसे पहले क्या दिखता है यहाँ पे, 3। डी निकालना है, फिर डी मतलब सारवंतर, कितना दिखा था हमें, -2। अब अगला 4 टर्म लिखने बोला, तो a1 a2 a3 a4 के बाद a5 लिखेंगे। a5 कितना होगा, -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5। a6 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 -2 कितना हो जाएगा, -7। a7 कितना हो जाएगा, -7 -2 -9 -8 कैसे होगा, a8 कितना हो जाएगा, -9 -2 -11 हो जाएगा। मतलब हर बार -2 पीछे करते जाना है। -3 के बाद क्या आता है, -5 -7 -9 -11 पीछे का 4 टर्म हो गया, मतलब आगे का जो 4 टर्म लिखना था तो हम लोग लिख दिए। अब सेम उसी तरह इसमें बोला है कि एपी है या नहीं है, तो सबसे पहले हमको इसमें से इसको घटा के देखना पड़ेगा। डी को 4 - 2 किए तो कितना है, 2। फिर डी निकाल के देखते हैं, इसमें से इसको घटा के देखते हैं, तो 8 - 4 आ गया। 8 - 4 कितना आ गया, 4 आ गया। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है। इसको कोई d1 d2 भी बोल देता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको लिख दिया d1, इसको लिख दिया d2। d1 मतलब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहला बार घटा है, दूसरा बार घटा रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, d2 बोल रहे हैं। तो d सेम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिखना है d सब जितना भी अलग अलग टर्म में d का वैल्यू मतलब d का मान बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देना d का मान बराबर नहीं है। d इज नॉट सेम इन ईच केस, d सेम नहीं है सब केस में, इसलिए ये भी नहीं है। अब एपी है ही नहीं तो आगे का कुछ काम ही नहीं करना है, निकालना ही नहीं। एपी रहता तब निकालना है, एपी नहीं है तो क्यों निकालें, खत्म कर। यहाँ पे तुम गौर करो, सिर्फ थोड़ा सा जानकारी के लिए,
हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तुम गौर करो तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16 आएगा। मतलब एक फिक्स नंबर हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम लोग जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्लास 11 में। एपी नहीं है, जीपी है, जिसमें सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है। एपी में सेम नंबर ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे सेम नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। किसमें होगा, जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है। सबसे पहले तुमको पता करना है एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो पहले ए लिखो, फिर डी लिखो, मतलब ए मतलब फर्स्टर, डी मतलब सार्वत्तर, और आगे का 4 पर, आगे का 4 पर। तो ध्यान देना, सबसे पहले डी निकालते हैं हम लोग। तो डी क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, तो 2a माइनस ए कितना है, ए है। या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को भी घटाने पे डी आता है, तो उसको भी घटा के देख लेते हैं। 3a माइनस 2a है, कितना आएगा घटाने के बाद, ए आएगा। 3a में से 2a जाएगा तो यही ना आएगा। फिर इसमें से इसको घटा के देख लेते हैं, तो 4a माइनस 3a, 4a माइनस 3a कितना हो गया, ए हो गया। मतलब हर बार डी का वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब एपी है। अब एपी है, अब पहला पद क्या होगा, पहला पद इसमें तुम ध्यान दो तो ए जो है वो ए ही है, पहला पद ए ही है। डी कितना है, तो डी भी ए ही है, डी भी कितना है, ए है। अब आगे का पद लिखना है, तो 4a के बाद क्या होना चाहिए, हाई पे के बाद क्या होना चाहिए, 6a के बाद क्या होना चाहिए, 7a के बाद क्या होना चाहिए। मतलब हर बार क्या कर रहे हैं, ए ऐड कर दे रहे हैं, हर बार क्या कर रहे हैं, ए ऐड कर दे रहे हैं। मतलब a5 कितना हो जाएगा, a5 हो जाएगा a4 प्लस डी, a4 प्लस डी, a4 प्लस डी मतलब 3 मतलब 4a। तो चौथा पद कौन सा है, फर्स्ट पद, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ में 4a है, 4a हो गया, प्लस डी, डी का वैल्यू कितना है, 4a प्लस a कितना हो गया, 5a। या फिर इसी को तुम क्या लिख सकते हैं, a5 को तुम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d, दोनों में से तुम कहीं से भी निकाल सकता है। या तो a4 प्लस d लिख लो, अभी हम लोग देखे थे ना, a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था। तो मतलब a5 ले लिए तो एक d कम होगा, तो a प्लस 4d भी होगा, ये भी लिख सकते हैं। तो तुम लिखा a प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है, a है, तो d की जगह लिखे a प्लस 4a, तो a प्लस 4a कितना हो गया, 5। यहाँ पे ध्यान रखना, पहले मल्टीप्लाई का काम होता है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4a, ये नहीं कि पहले a प्लस 4 लिखते हैं फिर उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले 4 इंटू ए होगा तो 4a बनेगा प्लस a 5 पे आ जाएगा। सेम इसी तरह तुम a6 निकाल सकते हैं, a6 के लिए तुम क्या लिख सकते हैं, a5 प्लस d लिखो या फिर a प्लस 5 लिखो, इस तरह का हम लोग लिख सकते हैं। ई वाला देखना 1 3 9 27, देख के पता चल रहा है ये नहीं है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। एक बार घटाने पे कितना आ रहा है, 2, एक बार घटाने पे आ रहा है 6, एक बार घटाने पे आ रहा है डी तो सेम है ही नहीं, एपी नहीं है, हाँ ये जीपी है। सेम नंबर हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 फिर 3 अगला 81 होगा, उसका 243 होगा, इस तरह करके हर बार 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन वैसे दिया रहेगा, उसको एक लाइन करके फिर वहां पे d निकाल के दिखाना पड़ेगा हमको, d बराबर 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 बराबर 2। अभी पिछला क्वेश्चन क्या किया, जिसमें p नहीं था, तो इस तरह करके निकालना पड़ेगा। d बराबर 9 माइनस 3 6 आ गया, d सेम नहीं है, तो d सेम नहीं है तो ap नहीं है, ap नहीं है तो आगे कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखना √2 √8 √18 √32, ऐसे तुमको डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि रूट में लिखा हुआ है, और रूट को नहीं हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। कब तक, जब तक सेम रूट नहीं हो। मान लो तुम अभी घटाने का सोचेगा √8 में से √2, तो डायरेक्टली नहीं घटेगा, ये नहीं लिख देना √6 आ गया, यहाँ पे इसको घटा के नहीं लिख देना √12 आ गया, मतलब √10 आ गया। डायरेक्टली नहीं घटा सकते हैं, कब तक, जब तक वो सेम टाइप में ना दिखे, तो उसको सेम टाइप का बनाना पड़ेगा। सेम टाइप का क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, यदि पॉसिबल हो तो, नहीं पॉसिबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से इसको घटाना है, ध्यान देना, इसमें से इसको घटाना है। सबसे पहले डी निकालते हैं, तो √8 माइनस √2 करते हैं। यहाँ ध्यान देना √8 माइनस √2 अभी घटाना पॉसिबल नहीं है। किसी को आ रहा होगा √6 होगा, तो ध्यान रखना √6 नहीं होगा, 8 माइनस 2 नहीं लिखा हुआ है, रूट में लिखा हुआ है, फिर घटाना है।
मतलब पहले स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालना है फिर घटाना है। तो पहले या तो इसको रूट 8 में बदलो या फिर इसको रूट 2 में बदलने का कोशिश करो, यदि हो रहा है तो। नहीं होगा तो यही लिख देंगे, नहीं होगा तो यही घटा के लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो रूट 2 लिखा हुआ है, इसको रूट 8 में तो लेके नहीं जा सकते, बड़ा नंबर है तो हम रूट 8 को सोचते हैं। तो रूट 8 के केस में देखना, रूट 8 को हम लिख सकते हैं 8 को तोड़ दिए 2 गुना 4 4 गुना 8 के फॉर्म में। 8 होता है ना, 2 गुना 4 4 गुना 8। अब रूट में हम लोग क्या पढ़े हैं वर्गमूल में कि जो कोई भी दो चीज रहता है तो वो बाहर आ जाता है। तो एक चीज एक और दो बाहर आ गया और रूट के अंदर सिर्फ क्या बचा अंडर रूट 2। मतलब रूट 8 के जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 माइनस रूट 2। अब देखो हम घटाना पॉसिबल है, 2 रूट 2 में से एक रूट 2 घटेगा तो कितना बचेगा, एक रूट 2 तो बचेगा ना। सेम उसी तरह जैसे 2x माइनस x होता है तो क्या लिखते हैं x लिखते हैं। इमेजिन है कि यहाँ पे भी कोई दिमाग लगाएगा कि रूट 2 कट गया बच गया 2। हाँ ये तो सही। तो ऐसे नहीं कटेगा वो, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 लिखा हुआ है तो ध्यान रखना ये उस तरह से घटेगा जैसे 2x माइनस x होता है। 2x माइनस x कितना होता है x, तो यहाँ पे 2 रूट 2 माइनस रूट 2 कितना होने वाला है रूट 2 होने वाला है। कितना होने वाला है रूट 2। यदि किसी को नहीं घटाने आता तो ऐसे सोच लो कि 2 रूट 2 माइनस रूट 2 लिखा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं इसमें से रूट 2 दोनों में था तो रूट 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा -1। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 और 1 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। तो डी पहला केस में क्या आ गया अंडर रूट 2। अब दूसरा केस में सोचना डी बराबर रूट 18 माइनस कितना होगा रूट 18 माइनस रूट 8, तो रूट 18 माइनस रूट 8। अब यहाँ पे ध्यान दो रूट 8 को तो हम लोग तोड़ चुके हैं, रूट 18 को तोड़ना है। किसको तोड़ना है रूट 18 को। देखो तोड़ के देखो, तोड़ सकते हैं रूट 18 को 3 into 3 into 2 3 into 3 into 2 3 क्या 9 9 दूना 18 तो 3 बाहर आ जाएगा इस बार तो कितना हो जाएगा 3 रूट 2। मतलब रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 2 इसके जगह, और इसके जगह इसको हम तोड़ चुके हैं पहले से। कितना लिखे थे 2 रूट 2। सेम वही केस है, देखो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटेगा तो क्या बचेगा 1 रूट 2 बचेगा ना। 3x माइनस 2x क्या बचता था x बचता था। सेम इसी तरह कॉमन लेके देखो, नहीं तो रूट 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 माइनस 2 1 बच जाएगा 1 इंटू रूट 2। मतलब d इस बार भी कितना है रूट 2 आया, d इस बार भी रूट 2 आया। सेम उसी तरह इसमें से इसको घटा के देखो तो फिर रूट 32 को तुमको तोड़ना पड़ेगा, रूट 32 को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये टूटा हुआ है। तो रूट 32 को फिर से तोड़ते हैं तो यहाँ ध्यान देना रूट 32 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो तुमको दिखेगा 4 गुना 4 इंटू 2, 4 गुना 4 16 16 गुना 32। मतलब रूट 32 को हम लिख सकते हैं 4 रूट 2। मतलब जब हम डी निकालेंगे अगला केस में तो क्या होगा 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। एक लाइन हम नहीं लिखे हैं, ध्यान देना रूट 32 को हम डायरेक्टली लिख दिए 4 रूट 2 और रूट 18 को डायरेक्टली लिख दिए 3 रूट 2। लिखे यही चीज है, नहीं तो फिर से मोबाइल में भी लिख दे एक बार रूट 32 माइनस रूट 18 ये हो गया। अब 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटेगा तो कितना आएगा रूट 2 आएगा। हर बार रूट 2 आ रहा है, घटने पर हर बार रूट 2 आ रहा है, मतलब एपी में है एपी में है तो अगला टर्म कितना होगा। तो देखो यहाँ पे यदि हम ध्यान दें सबको तोड़ के हम देखें थे तो पहले रूट 2 लिखा हुआ था, पहले कितना था रूट 2, ये कितना था 2 रूट 2, ये कितना था 3 रूट 2, ये कितना था 4 रूट 2। तो अगला टर्म क्या होगा 5 रूट 2, फिर कितना होगा 6 रूट 2, फिर कितना होगा 7 रूट 2, फिर कितना होगा 8 रूट 2, 9 रूट 2। इस तरह करके चलते जाएगा। लेकिन जब तुम अंदर करके लिखेगा जैसे 4 रूट 2 है, 4 रूट 2 के बाद मान लो 5 रूट 2 आया, कितना है 5 रूट 2 आया। तो 5 रूट 2 जब तुम्हारे पास आएगा तो 5 रूट 2 ये अंदर जाएगा तो 5 अंदर नहीं जाएगा, अंदर जाएगा तो कितना अंदर जाएगा 5 गुना 5 मतलब 25 अंदर जाएगा। कितना अंदर जाएगा, जैसे कि रूट को रूट में हमको लिखना है तब हम बता रहे हैं। ऐसे तो 5 रूट 2 6 रूट 2 7 रूट 2 भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रूट 32 को तुम तोड़ा था ना तो तुम देखो 4 बाहर आया था तो मतलब अंदर में क्या को 4 था 2 को 4, यहाँ से 3 बाहर आया था मतलब अंदर में क्या को था 2 को 3 था। सेम उसी तरह 5 रूट 2 लिखा हुआ तो 5 बाहर लिखा हुआ था, अंदर जाएगा तो क्या को 5 जाएगा 2, तो 5 गुना 5 गुना 2 मतलब रूट में कितना लिखना पड़ेगा तुमको 50।
सेम उसी तरह तुमको लिखना पड़ेगा। मान लो 6 रूट 2 आया तो 6 रूट 2 को कितना लिखेगा, 6 गुना 6 अंदर जाएगा और 2 तो रूट 72, 36 गुना 72। 7 रूट 2 आएगा तो 7 गुना 7 49, 49 गुना 2 98। इस तरह करके लिखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो 5.1 पूरा होमवर्क रहेगा और उसका एग्जाम्पल भी। और उससे पहले यदि 5.2 में यदि जितना बन पाए कोशिश करना, यदि बन गया तो अच्छी बात है। एग्जाम्पल लेकिन पहले बनाना है, उसके बाद बनाना है एक्सरसाइज। देख देख के नहीं, अपने से ट्राई करना है, फिर जो डाउट होगा अगला दिन बताएंगे। जय हिंद।